हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। मैं एमए बीएड सीटेट और यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स वो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं यूजीसी नेट में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैला आंचल का उपन्यास, जो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। और ये फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है मैला आंचल, और इसके बारे में आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, इसके करेक्टर बताऊंगी और इसके मेन पॉइंट बताऊंगी जो किसने कहे हैं। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये जो है मैला आंचल कब सन 1954 में प्रकाशित रेणु का मैला आंचल हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपरा की स्थापित करने का प्रथम व सफल प्रयास है। मैला आंचल वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तरों पर अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से अलग इसलिए है कि उसमें पहले से चली आ रही परंपरा को तोड़कर एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत किया है। उपन्यासों में नायक की जिस परंपरा को निभाया जा रहा था उसमें बदलाव लाया, अर्थात व्यक्ति के स्थान पर समूचे आंचल विशेष को ही नायक प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, महिला आंचल में जो है कोई व्यक्ति विशेष करेक्टर इसका मेन नायक नहीं है, पूरा आंचल ही इसका मेन नायक है। ओके फ्रेंड्स, इसमें कई तरह की जो है करेक्टर हैं, लेकिन कोई भी करेक्टर इसका नायक नहीं है। इसी के साथ दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया कि उस अचल विशेष की भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, ताकि उस जन समुदाय की इच्छा, आकांक्षा, रीति रिवाज पर त्योहार, सोच विचार को ज़्यादा प्रमाणिक रूप में चित्रित किया जा सके। फ्रेंड्स, जिसकी कथा के केंद्र में ये जो रेणु है, इन्होंने आंचलिक उपन्यास कहा है इसको। इसकी कथा के केंद्र में जो है बिहार का पूर्णिया जिला, जो अपने पिछड़ेपन के लिए कुख्यात रहा है, रेणु के शब्दों में कहा गया है। इसमें ये फ्रेंड्स लाइनें नोट कर लेना, मैं आपके लिए अंडरलाइन भी कर देती हूँ ये लाइनें। ये देखिए, मैंने आपके लिए अंडरलाइन की हुई है ये, जिसकी कथा ये है मैला आंचल की। इसमें धूल भी है, ये आपके लिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ से धूल भी है, गुलाल भी है, मैं किसी को साथ लेकर दामन बचा कर नहीं जा सका। ये सब लाइनें फ्रेंड्स नोट कर लेना आप, मैं सिर्फ आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप इसमें पढ़ ही लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फिर से। रेणु के शब्दों में इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाल भी है, मैं किसी से भी दामन बचाकर नहीं निकल सका। यही वह विशिष्ट जीवन संदर्भ है जो रेणु के उपन्यास का यथार्थ है। इन्हीं दो बिंदुओं को चिन्हित करते हुए हम आंचलिक उपन्यास से उन उपन्यासों को अलग करते हैं जो गांव की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इस तरह इनको दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी में आते हैं प्रेमचंद के प्रेमाश्रम, रंगभूमि और गोदान के अतिरिक्त शिव पूजन सहायक का देहाती दुनिया, शिव प्रसाद रुद्र का बहती गंगा। फ्रेंड्स, ये से डिफरेंस ये इससे कंपेयर किया गया है कि ये कैसे थे और ये किस टाइप के थे। इसमें जो है करेक्टर मेन नायक जो है इंसानों को लिया गया था, इसमें किसी अचल विशेष को लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा और नागार्जुन का भरतनामा, इन सब की पृष्ठभूमि में गांव की संवेदना रची बसी है। गोदान से लेकर आज तक ना जाने कितने ही उपन्यास लिखे गए हैं जिनकी पृष्ठभूमि में गांव का जीवन अपनी अच्छाई बुराई के साथ निहित है, लेकिन ये उपन्यास किसी अचल विशेष की समुचित तस्वीर पेश नहीं करते, बल्कि इनकी रुचि आम भारतीय गाँव में हो रहे बदलाव को चित्रित करने में ज़्यादा है। मेरीगंज गांव का जीवंत चित्र उसमें रह रहे व्यक्तियों की विनोद प्रियता, परस्पर वैमनस्य, प्रेम, घृणा, तिरस्कार, द्वेष, जलन, समर्पण, अमानवीय शोषण, मानवीय संवाद, संवेदना, करुणा आदि मानवीय गुणों के समस्त उतार चढ़ाव के साथ रेणु ने उपस्थित किया है। ओके फ्रेंड, मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको एक मेन पॉइंट ये है, देखिए, भूत प्रेतों और जिन डाकिनियों के अस्तित्व में विश्वास करने वाली और उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता की चिंता से निरंतर ग्रस्त रहने वाली जनता के अंधविश्वासी मन की भयानक परिणति गणेश की नानी की हत्या में होती है। एक करेक्टर फ्रेंड्स इसका नोट कर लीजिए, गणेश जिसकी नानी की हत्या हो जाती है। जाति व्यवस्था का कट्टर रूप में यहाँ दिखाई देता है। गांव की हर एक व्यक्ति के मन में डॉक्टर प्रशांत की जाति मालूम करने की प्रबल इच्छा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, यादव,
दलितों के अलग अलग टोले हैं। फ्रेंड्स एक करेक्टर और नोट कर लीजिए, डॉक्टर प्रशांत। दलितों के टोले में सवर्ण लोग तभी प्रवेश करते हैं जब कोई निहायत ही स्वार्थ हो। राजपूतों को जब मजदूरी के लिए दलितों को बुलाना होता है तभी वे दलितों की बस्ती में जाते हैं, अन्यथा छुआछूत का पूरा माहौल। गठ के महंत, एक करेक्टर ये भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मठ के महंत द्वारा पूरे गांव को दिए गए भंडारे में हर जाति के लोग अलग पंक्ति में बैठा कर खाना खाते हैं, लेकिन किसी को भी इसमें आपत्ति महसूस नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए थोड़े थोड़े मेन पॉइंट इनके, मैं आपको जो बता रही हूँ। रेणु राजनीति को संपूर्ण जीवन का पर्याय तो नहीं मानते और ना ही उसे मानव जयती नियति की मात्र नियामक शक्ति भी, किंतु वे उस जीवन को गहरी प्रभावित करने वाली शक्ति के रूप में जरूर देखते हैं। इसी राजनीति ने आज़ादी के बाद गांव की संरचना में काफ़ी उलटफेर किया और धर्म, नैतिकता, आदर्श तथा मानवीय संबंधों के अर्थ बदल कर रख दिया। आज़ादी के बाद पैदा हुई राजनीतिक श्रद्धालुओं को बहुत गहराई से देखा गया है और इस नए वर्ग की अवसरवादिता और स्वार्थी वृत्ति को उजागर किया गया है। गांधीवाद की खोल ओढ़े भ्रष्ट राजनेताओं ने भ्रष्टाचार को फैलाने में जो साथ दिया, उसके परिणाम आज सबके सामने मौजूद है। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके थोड़ा देख लीजिएगा और मैं आपको फिर मेन पॉइंट बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं फ्रेंड्स, ये है मैला आचार्य फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है जो 1954 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास का प्रकाशन उस समय हिंदी की में एक घटना माना गया था। अपने प्रथम उपन्यास के प्रकाशन से ही इसके लेखन में प्रसिद्धि के जीवन शिखर को सहज ही छू लिया, लेकिन बाद के किसी भी उपन्यास में लेखक की अपने ही शिखर को फिर कभी नहीं छुपाया। मैला आंचल ही भारतीय साहित्य में रेणु के स्थायी महत्व का आधार बन गया। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नेहरू का जन्म कब हुआ है, ये लेखक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स। 4 मई 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के आरोही हिंगना गांव में हुआ था इनका जन्म। इनका व्यक्तित्व विकास केवल सृजनात्मक लेखक के रूप में ही नहीं, एक सजग सक्रिय नागरिक व देशभक्ति रूप में भी हुआ। 1942 की भारत छोड़ो संग्राम में सक्रिय भागीदारी कर उन्होंने एक स्वाधीनता सेनानी के रूप में पहचान अपने यौवन में ही बनाई। स्वाधीनता की चेतना के साथ रेणु दमन व शोषण के आजीवन विरोधी रहे। अपने पड़ोसी नेपाल की जनता को राजशाही के दमन और अत्याचारों की मुक्ति दिलाने के लिए भी रेणु ने वहां की जनता द्वारा शुरू की गई सशस्त्र क्रांति की राजनीति में सक्रिय हिस्सा लिया। इसी कड़ी में 1985-88 की आपात स्थिति का उन्होंने कड़ा विरोध किया। आपात स्थिति के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की मानद राष्ट्रीय उपाधि लौटा दी। उन्हें पुलिस यातना भी इतनी झेलनी पड़ी और जेल यात्रा भी करनी पड़ी। रेणु के संघर्ष को 23 मार्च 1988 को आपात स्थिति के हटने में सफलता तो मिली, लेकिन वे स्वयं बहुत देर जीवित नहीं रह पाए। रोग ने उनका शरीर जर्जर कर दिया और 11 अप्रैल 1977 को उनका देहांत हो गया। रेणु 1952-53 में ही दीर्घकाल तथा रोगग्रस्त रहे थे। इसी कारण वे सक्रिय राजनीति से हटकर साहित्य सृजन की और आर्थिक अधिक झुकी और साहित्य से जमी। 1954 में मैला आंचल के प्रकाशन में उन्हें शीर्षस्थ हिंदी लेखकों में स्थान दिया गया। मैला आंचल के बाद उनके कुछ उदाहरण प्रकाशित हुए प्रति, अब आप ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, मैं आपको PDF में वैसे दूंगी। ये देखिए आप, इसके जो उपन्यास है प्रति परिकथा, ये देखिए ये अंडरलाइन कर लीजिए सारे, मैं आपको इसमें करके बता देती हूँ। ये वाली लाइन जो है, ये सारे इसकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। मैला आंचल की प्रकाशन ने उन्हें शीर्षस्थ हिंदी लेखकों में स्थान दिला दिया। मैला आंचल के बाद उनकी कुछ उपन्यासें देख ली, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस और पलटू बाबू रोड उनके बाद के उपन्यास हैं। इनमें पलटू राम रोड उनके देहांत के बाद छिपा। रेणु जितने प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए लगभग उतने ही प्रसिद्ध वे कहानीकार भी हैं। ठुमरी इनकी कहानी है, अग्निखोर है, आदमी रात्रि की महक है, एक श्रावणी दोपहर की धूप है, अच्छे आदमी आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। फ्रेंड्स ये कहानी वगैरह नोट कर लेना, मैं आपको ये वैसे PDF दे दूँगी, आप पढ़ लेना अच्छे से। उनकी कहानी पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें बहुत प्रसिद्ध दिलाई। कुछ संस्मरण भी इनके रेणु कुल धन जल वन तुलसी की गंध गंधी सुर्त अशुद्ध पूर्व उनके संस्मरण है। रेणु दिनमान में रिपोर्टाज भी लिखते थे। नेपाली क्रांति कथा उनके रिपोर्टाज का उत्तम उदाहरण है। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको रेणु के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि जो मैला आंचल के लेखक है वो कैसे थे, क्या थे। अब आप ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की परंपरा।
यदि 1954 में रेणु की महिला आंचल के प्रकाशन के बाद ही हिंदी में एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के रूप में आंचलिक उपन्यास की चर्चा आरंभ हुई। तथापि उपन्यास में अचल विशेषकर चित्रण रेणु से पहले भी मिलता है। नागार्जुन ने रेणु से पहले लिखना शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स। ये पूछा जा सकता है कि कब से आंचलिक उपन्यास की शुरुआत हुई, तो ये पॉइंट पढ़ के आपको पता चल जाएगा। नागार्जुन ने रेणु से पहले लिखना शुरू किया और उनके अधिकांश उपन्यासों को सामाजिक प्रगतिवादी धारा में रखने के साथ साथ आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। नागार्जुन की बलचनामा 1952 में आंचलिकता का पहली बार कलात्मक समावेश हुआ। इस उपन्यास में बिहार की मिथिला भूमि को ही आधार बनाया गया। एक नौजवान बलचनामा के जीवन वृत्त द्वारा आंचल विशेष की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक स्तरों को इस उपन्यास में उघाड़ा गया है। नागार्जुन के प्रथम उपन्यास देख लीजिए, नागार्जुन के भी इसमें बताए गए हैं, ताकि आपको ये भी आपको याद हो जाएंगी। तो ये भी इसके आते हैं। रतिनाथ की चाची 1949 में आंचलिकता की छाप, लेकिन बलचनामा के स्तर की नहीं। इन उपन्यासों के साथ भी नागार्जुन के साथ अन्य उपन्यासों में नई पौध 1953, बाबा बटेश्वरनाथ 1954, वरुण के बेटे 1958, दुखमोचन 1958 आदि भी बिहार के आंचलिक परिवेश का चित्रण हुआ है। ये फ्रेंड्स इसमें इसलिए बताए गए हैं कि मेला आंचल जो बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ है, तो ये जो नागार्जुन ने बनाए हैं ये भी आंचलिक उपन्यास है, बिहार के परिवेश में हुए हैं। ये वरुण के बेटे है, आंचलिक उपन्यास है ये। वरुण के बेटे आंचलिक परिवेश का चित्रण अधिक परिपक्व माना जाता है। रेणु के अतिरिक्त हिंदी के में अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में उदय शंकर भट्ट का नाम भी है। उनके कुछ है सागर, लहरी, मनुष्य 1955 में, मुंबई के मछुआरों के क्षेत्र बरसोवा का बड़ा जीवंत चित्रण हुआ है। इस उपन्यास की सफलता का आधार इनका सजीव परिवेश चित्रण है, जिसके कारण सागर, लहरी और मनुष्य को हिंदी का महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया गया है। उदय शंकर भट्ट के अन्य उपन्यास लोक परलोक 1955 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ ग्राम का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। रागे राघव के उपन्यास कब तक पुकारो 1958 में राजस्थान और ब्रज की सीमा पर बसे गांव के कर नटों का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में आंचलिकता के चित्रण के लिए क्षेत्र की सजीव भाषा का भी सहारा लिया गया है। खड़ी बोली हिंदी में ब्रज भाषा की बहुत आयत है। रागी राघव के अन्य उपन्यास समुद्रों का टीला आदि में भी आंचलिकता का चित्रण हुआ है। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाबी के साथ साथ हिंदी के भी प्रतिष्ठित लेखक हैं। उनके उपन्यास ब्रह्मपुत्र 1953 में असम प्रदेश के लोक जीवन का मुख्य चित्रण हुआ है। उनके कुछ अन्य उपन्यास दूध, छाछ, झाछ आदि में भी आंचलिक समुचित समावेश हुआ है। राजेंद्र अवस्थी का भी है जंगल के फूल, बस्तर के क्षेत्र, जनजीवन का चित्रण। शैलेश मटियाली का है हौलदार 1960 में। कुमाऊं के पर्वतीय अंचल का है गाढ़ा स्पर्श। रामधर्ष मिश्र का है पानी के प्राचीर। गोरखपुर क्षेत्र का है जनजीवन अपनी आंचलिकता के साथ विविधता में अंकित हुआ। श्री प्रसाद सिंह का है अलग अलग वैतरणी 1968 में। करेता गांव का है जीवन और श्रीलाल शुक्ल का है रागदरबारी 1965 पालगंज की कथा है। फ्रेंड्स, ये सारे आंचलिक उपन्यास है। मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरा आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और आपसे पूछी जा सकती है कौन कौन से मेरा आंचलिक उपन्यास है या नहीं है, कौन से नहीं है। सबसे पहले इन उपन्यास में 1955 शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया। सबसे पहले देख लीजिए आंचलिक उपन्यास कौन था। शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया में भोजपुरी जनपद के एक अचल का मनोहारी चित्रण हुआ है। इस अर्थ में देहाती दुनिया को भी हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये नोट करने लायक है, ये सब इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में सबसे पहला आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया है शिव पूजन सहाय का। इस परंपरा में शिव प्रसाद रुद्र का 1952 में प्रकाशित उपन्यास बहती गंगा है आंचलिक ताकि चित्रण के कारण आंचलिक उपन्यासों में गिना जा सकता है। और भी है अमित लागर के उपन्यास जैसे बूंद और साग, समुंदर 1956 में, सेठ बाकेदार, बलभद्र ठाकुर के मुक्तावली, आदिलाल, आदिलनाथ आदि, हिमांशु श्रीवास्तव के लोहे के पंख, नदी फिर बह चली, राही मसूम राजा का आधा गांव, मनहर चौहान, हिरना सांवरी, केशव प्रसाद मीर कोहबर की शर्त, भैरव प्रसाद की गंगा मैया का व सती मैया का चौरास, विवेक की राय के का लोक ऋण, हिमांशु जोशी के का कमार की आग, धूमकेतु के का माटी की महक आदि। ये सब जो है फ्रेंड्स यही है। आगे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी इसके बारे में। जब मैं आपको आंचलिक उपन्यास बताऊँगी तब मैं उसमें बता दूँगी। ओके फ्रेंड्स, जो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसलिए हम पढ़ना चाह रहे हैं हम वो पढ़ते हैं। पहले ये महिला आंचल के बारे में पढ़ते हैं हम। कथा काव्यात्मक रूप में इस प्रकार कहा गया है। रेणु ने कही ये बातें मैं आपने पहले नोट करा चुकी हूँ। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, क्रूरता भी है। मैं किसी से दामन बचा कर नहीं निकल पाया। रेणु की महिला आंचल की भूमिका में ये कवात्मक अभिव्यक्ति महिला आंचल के विशेषण में उद्धृत की जाती है। वास्तव में रेणु ने महिला आंचल के शरीर, पुण्य, भौगोलिक क्षेत्र व आत्मा, फूल, शूल, धूल, गुलाब, कीचड़, चंदन, सुंदर, क्रूप स्पर्श संकेत उपन्यास की संक्षिप्त भूमिका में दे दिया था।
रेणु ने मैनाचल की कथा को 2 खंडों में भाग बाँटा है। करीब 250 पेजों की ये कहानी है। 1946 से 1948 के बीच ऐतिहासिक रूप में संक्रमण काल के अत्यंत महत्वपूर्ण युग खंड को लेखक ने सिद्धांतमक रूप में मानने का प्रयास किया है। करीब 100 वर्ष के ब्रिटिश औपन्यासिक शासन के बाद 1948 में भारतीय नेताओं के हाथों सत्ता सौंपने का यह ऐतिहासिक कालखंड है। रेणु के उपन्यास की प्रेरणा स्रोत कोई व्यक्ति चरित्र नहीं, ग्रामवासिनी भारत माँ है। उपन्यास की प्रमुख चरित्र डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रमुख चरित्र है फ्रेंड्स, लेकिन नायक नहीं है। इसके नायक जो आंचलिक है, मैं बिहार का पूर्णिया जिला, डॉक्टर प्रशांत कुमार इसके चरित्र है, मेन कैरेक्टर है, लेकिन नायक नहीं है। भावनाओं में यही ग्रामवासिनी माँ रची बसी है। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, मैला आंचल लेकिन धरती माता अभी स्वर्णामला है। डॉक्टर प्रशांत के दिल का दर्द रेणु के अपने दिल का दर्द है। रेणु का भाव जगत 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर 1948 की सत्ता परिवर्तन व स्वतंत्र योद्धा भारत की बनती बिगड़ती तस्वीर से निर्मित है। देश की जनता और विशेषता ग्रामवासिनी किसान जनता के दुख सुख, उसका गहरा सरोवर और इस गहरे सरोवर से ही भरा मैनाचल की रचना हुई है। अब मैना आंचल जो उसको आंचल के संदर्भ में देखें तो हम ये बता देते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि आंचलिकता के संबंध में कैसे है ये। मैना आंचल के आंचल चित्रण के पीछे निहित मनोभावना है अत्यंत गहरा देश प्रेम। पत्थर की इमारतों से न होकर देश की मूर्त मेहनत कर जनता है। और मैनाचल के विशेष संदर्भ में यह प्रेम बिहार के पुण्य क्षेत्र के मैरीगंज गांव की संघर्षशील जनता से है। मैरीगंज वास्तव में केवल बिहार के एक अंचल विशेष के पिछड़े गांव का प्रतीक भर है। मैरीगंज ग्रामवासी भारत माता के धूल भरे मैले से आंचल का संपूर्ण चित्र बन जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस की फ्रेंड्स, ये धूल भी है छूल भी, ये लाइन इंपॉर्टेंट याद कर लेना, क्योंकि ये इसके जो राइटर है उसी ने लिखी है, रेणु ने। अभी देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर खोलने के लिए गांव यहाँ से जो है ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सुरक्षा कर्मियों के साथ आ गए हैं। गांव में खबर फैलती है गिरफ्तारियों की और गांव के लोग, गांव के स्वतंत्रता सेनानी बालदेव गोप एक करेक्टर, ये फ्रेंड्स नोट कर लेना इसको भी, बालदेव गोप। ओके फ्रेंड्स, बालदेव गोप नोट करते जाइए, मैं बाद में लिख के नहीं बताऊंगी आपको, इसी से नोट कर लीजिए आप, और आप खुद पढ़ेंगे तब आपको तभी पता चल जाएगा। गांव के स्वतंत्रता सेनानी है ये, खुद ही बांध ले आते हैं क्योंकि बालदेव 2 साल जेल में रहा है। खदर पहनता है, जय हिंद बोलता है। इस घटना का नाटकीय अंत होता है बालदेव के अतिरिक्त सम्मान से, क्योंकि बंगाली अफसर का किरानी जीतन बाबू भी है फ्रेंड्स इसका एक करेक्टर, जीतन बाबू। और बालदेव है गोप जो स्वतंत्रता सेनानी है। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर खोलते हैं, ये बात नोट कर लेना। कांग्रेस दफ्तर का किरानी था और बालदेव की प्रशंसा के पुल बांध देता है। आंतरिकता का पहला रंग उघड़ता गाँव वासियों के पिछड़ेपन के चित्रण के रूप में, जहाँ अभी शिक्षा और जागृति के चिन्ह नहीं है और सरकार बहादुर की मां से गुलामी से लोग बचे हैं। पिछड़ेपन के चित्रण के साथ गांव की पृष्ठभूमि का अंकन भी क्या है, ये गांव है मेरीगंज। गांव का नाम नोट कर लेना फ्रेंड, मेरीगंज है, जो दोदहट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोसी नदी के पार है। इस गांव का पहले कुछ और गांव नाम था। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरू में इस क्षेत्र में नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने यहाँ गांव, कस्बों, जंगलों, मैदानों, कोटियाँ बनाई। 20वीं सदी के शुरू में WG बार्टी ने इस गांव में कोठी बनवाई और गांव का नाम बदलकर अपनी नई नवेली दुल्हन मेरीगंज के नाम से रख दिया। मेरीगंज नाम, अब ये देख लीजिए इसका गांव का नाम जो मेरीगंज कैसे पड़ा, ये इसमें बता दिया गया है। गांव का नाम तो हो गया मेरीगंज, लेकिन मेरी यहाँ कुल 1 सप्ताह ही रहे भाई, जड़ैया फुहार से चल रही बाजी। मार्टिन को तब पता चला कि गांव में पोस्ट ऑफिस से पहले डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी है। मेरी की याद में मार्टिन से मेरी की, जैसे आप पढ़ लेना कि गांव में जो अंग्रेज था उसकी शादी मेरीगंज से हुई थी, मेरीगंज उसका नाम रख दिया था गांव का। और ज़मीन आसमान एक कर दिया उसने ये बनवाने में डिस्पेंसरी। ओके फ्रेंड, डिस्पेंसरी किसने खुलवाई ये भी आपको पता चल गया होगा। अब ये आंचलिक स्तर हो गया इसका कैसे बना, और ये सामाजिक भेदभाव भी देख लीजिए इसमें क्या हुआ था।
गांव में कबीरपंथी सामाजिक भेदभाव भी देख लीजिए फ्रेंड्स का। गांव में कबीरपंथी डेरा है जिसके महंत सेवा दास के ज्ञानी साधु समझे जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नाम की लड़की को लेकर महंत की बदनामी होती है। महंत अंधा हो जाता है। महंत भी देख लीजिए, एक करेक्टर इसका है महंत। और गांव वालों को विश्वास है कि लक्ष्मी लक्ष्मी भी एक करेक्टर होगी इसका। वैसे इसके बहुत सारे करेक्टर हैं फ्रेंड्स। अबोध बालिका की अपनी दशा दासी बनाने के कारण यह अंधा हुआ। इस महंत के चेले रामदास को भी जन विश्वास में लक्ष्मी पर आंख रखने वाला लंपट ही समझा जाता है, लेकिन यही महंत जब रात के सपने की बात कहकर जनता को गांव में खुल रहे अस्पताल के पक्ष में कर लेता है, वह साथ ही गांव वासियों के भंडारे की घोषणा कर देता है, तो गांव वालों का नज़रिया उसके प्रति बदल जाता है और पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे से जनमत बदल जाता है। गांव के अनेक ऐसे गरीब टोले हैं जिन्होंने जीवन में कभी पूड़ी जलेबी चखी भी नहीं थी। इस भंडारे से गांव का जाति भेदभाव भी उद्घाटित होता है। ब्राह्मण टोली वालों का अलग, राजपूतों का अलग और नीची जातियों का खान पान अलग। महिला आंचल में लेखक का सर्वाधिक ध्यान अचल की जन चेतना को चित्रित करने में केंद्रित है। गांव में अस्पताल बनने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में औपनिवेशिक दमन के सामने सामान्य जन का कुछ झुकना व कुछ प्रतिरोध करना, इन सभी स्थितियों को रेणु ने पूर्णिया जिले के जन सामान्य के प्रति हार्दिक संवेदना महसूस करते हुए चित्रित किया। साथ ही साथ मिथिला अंचल की लोक संस्कृति भी सहज रूप में अंकित होती चली गई। कथा का आरंभ जो होता है वो प्रशांत से होता है। डॉक्टर प्रशांत है जो गांव में आने से होता है। उनकी ये डॉक्टर की गांव पहुंचने से पहले लेखक गांव की सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों का एक रेखांचित पृष्ठभूमि के रूप में उकेर देता है। मिथिला क्षेत्र में सभा गाछी अर्थात विवाह आरती मैदान मैथिलों के मेले का जिक्र भी होता है। ज्योतिकी जी भी देख लीजिए कि इसका करेक्टर हो गया है कि नकली दांत लगवाने के हंसी खेल भरे प्रसंग में कर लिया है। गांव की जाति भेदना की चित्र ब्राह्मण टोली द्वारा डॉक्टर की जाति के प्रति जिज्ञासा दिखाने, खाना खाने की प्रति विरोध दिखाना। डॉक्टर प्रशांत कुमार की गांव पहुंचने के पहले ही महंत सेवादास की मृत्यु हो जाती है। महंत का नाम क्या था? सेवादास। और यहाँ पहली बार मिथिला की लोक संस्कृति अपने धार्मिक पाठ का लोकगीतों में प्रकट होता है। बीजे का पाठ होता है, मिट्टी दी जाती है, देह पर संवेद चादर उड़ाई जाती है। रामदास जो है निर्गुण है, गाता है। और ये फ्रेंड्स इसकी जो पद वगैरह है इसमें ये भी देख लेना। कांच ही बांस की पिंजरा, ये पूछा जा सकता है, किस तरह से भी आ सकता है। पीडीएफ में आप पढ़ लेना। ओके फ्रेंड्स, पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप उसमें से निकाल के पढ़ लेना फ्रेंड्स। और महंत की मृत्यु के बाद उस दासी को उठाने लक्ष्मी बालदेव जी में निकटता और बढ़ जाती है। लक्ष्मी अपने विजय के प्रति बालदेव को रोज पाठ करने के लिए देती है। मेरी गंजी डेरे के चित्रण से मिथिला क्षेत्र में संत कबीर व कबीर पंथ के प्रभाव का भी पता चलता है। हालांकि कबीर जैसे विद्रोही संत ने जीवन में तमाम धार्मिक और सामाजिक विकृतियों और निरुपताओं के प्रति विद्रोह किया, लेकिन 400 बरस बाद उनके नाम पर चलाए गए पंथ में वही सब विकृतियाँ प्रवेश करती दिखाई देती है, जिनकी विरुद्ध कबीर की वाणी अपनी प्रखरता में पूजी थी। यही स्थिति स्वतंत्र आंदोलन के संदर्भ में उद्घाटित होती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बालदेव व 52 हाथ, ये भी नोट कर लेना फ्रेंड्स जब आप पढ़ेंगे। लाखों ईमानदार कार्यकर्ताओं में आंदोलन चलाया। वे गांधी जी के जीवन काल में और बाद में किन विकृतियों का शिकार हुआ, यह महिलांचल में अच्छी तरह उद्घाटित हुआ है। डॉक्टर प्रशांत कुमार के डॉक्टर उपन्यास में परिवेश में अचरिकता, जातीयता और राष्ट्रीयता के उलझे सवाल और गति प्राप्त होती है। मेरीगंज के में नाम पूछने के बाद लोग जात पूछते हैं और प्रशांत के शब्दों में उसकी जाति है डॉक्टर बंगाली है, बिहारी या नहीं, हिंदुस्तानी है, कुछ नहीं पता उसका। वास्तव में अनाथ बालक है, जैसे जिसे डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी की पत्नी स्नेहमयी, अनिल कुमार बनर्जी भी आ गया, स्नेहमयी भी इसकी करेक्टर होगी। पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया है दोनों ने। कोसी नदी से वह उपाध्याय परिवार को मिला था जिसने उसे परिपक्वता स्नेहमयी को सौंप दिया। 1942 के जन आंदोलन में डॉक्टर ने हिस्सा लिया। 1946 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल में रिहाई के उपरांत विदेश जाने की बजाय उनके मरीगंज में मलेरिया सेंटर में रिसर्च करने का फैसला किया। वहीं प्रशांत सब मार्टिन के सपने और अपने आदर्श को पूरा करने में मेरीगंज आया। यह मेरीगंज जाकर उसे यथार्थ की जीवन की आवश्यकता का बोध होता है। प्रशांत को विदा करने आई उनकी मित्र ममता उसे बाबा विश्वनाथ, अब ये भी देख लीजिए एक और आगे करेक्टर प्रसाद देकर भारतीय वैज्ञानिक व्यवहार के अंतर्विरोध को भी प्रकट कर देती है। ममता सोम भी डॉक्टर है, लेकिन मंगल कामना उसे बाबा के प्रसाद में ही दिखाई देती है। बेरीगंज अंचल की कई विशेषताओं को रेणु ने अपने प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गाँव के लोग बड़े सीधे हैं। सीधे का अर्थ है यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो, वास्तव में सीधे हैं।
जहाँ पर सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे वो तुम्हारे जैसे लोगों का दिन में 5 बार ठग लेते हैं। वैसे सीधे हैं दिखने में, लेकिन सांसारिक बुद्धि है जो उनमें वो ठगने में बड़ी तेज है। तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर बहुत होने के में मजबूर हो जाओगे। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारण सुंदर होती है, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं है। ये महिला आंचल का पृष्ठ 41 में लिखा हुआ है, जो डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से कहा गया है। ये लाइनें ऐसे पूछी जा सकती है किसने कही है मेरी इसमें महिला आंचल में, तो ये डॉक्टर प्रशांत ने कही है और पेज नंबर 41 में है ये। पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीणों संबंधी ये धारणा केवल मैरीगंज ही नहीं, देश के किसी भी क्षेत्र पर लागू हो जाती है। लेकिन जहाँ आंचल की विशिष्टता बीच प्रकट होती है, उसके मनोहारी जो रूप में, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से औरतों की सुंदरता और यानी सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक, लेखक ने अपने पात्र डॉक्टर प्रशांत के जरिए अपनी भावनाओं विचारों को व्यक्त किया है। डॉक्टर का गांव में पहला चुनौतीपूर्ण रोगी है तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला, जो ये भी एक करेक्टर है, देख लीजिए बहुत सारे करेक्टर रेफरेंसेस में, जो एक स्तर पर मानसिक रोगी है, लेकिन इस रोग की अभिव्यक्ति कई बार शारीरिक स्तर पर होती है। कमला युवा लड़की है जिसका अनेक कारणों से अभी विवाह नहीं हुआ, 2-3 जगह बार पक्की होकर टूट गई है और कोई लड़का तैयार नहीं हो जाता कमला से शादी करने के लिए। तो जो तहसीलदार के लिए लाडली बेटी होने से अतिरिक्त संवेदनशील होता है। डॉक्टर द्वारा उसका इलाज होता है, रेडियो के गीत से शुरू होता है और कमला खिलखिलाने लगती है। अब ये स्त्री पुरुष संबंध दृष्टिकोण से इन्होंने बताया है। महिला आंचल में जो है चित्रित अंचल में लगता है कि स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर जनचर्चाएं जैसी भी हुक उठाए उतनी नहीं है। इन संबंधों में महंत सेवादत्त लक्ष्मी संबंध, महंत रामदास राम प्यारी संबंध, फुलिया, सब पे इसकी करैक्टर है, इनको पढ़ लेना आप। फुलिया, सहदेव मिश्र संबंध, राम प्यारी माँ की संबंध इत्यादि शामिल है। कुछ हद तक इन संबंधों में उन्मुक्तता का प्रभाव नजर आता है, लेकिन यह मिथिला की लोक संस्कृति का विशेष लक्षण नहीं हो सकता। लोक संस्कृति स्त्री के शोषण की परंपरा या रीति को मान्यता नहीं देती। स्त्री के प्रति विकृत व दमनकारी रवैये का विरोध भी होता है। हर शोषण के विरोध में उठी आवाज़ को रेणु ने अभिव्यक्ति दी है। महंत सेवादास के बाद रामदास मठ का महंत बन जाता है। महंत रामदास है एक, ये भी नोट कर लेना। दासीन लक्ष्मी को अपने वंश में करके उसके शरीर को भोगना चाहता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर वह लक्ष्मी को पास बुलाना चाहता है, लेकिन सेवादास द्वारा लक्ष्मी की किशोरावस्था में ही शारीरिक शोषण को वह कैसे भुला पाती। सेवादास ने लक्ष्मी को शोषण किया था फ्रेंड्स। तब वह अनाथ और असहाय बच्ची थी। यौवन से पहले ही उसके शरीर पर उसके दादा, जिसने बड़े सेवादास ने अत्याचार किए थे, वह रोज रात उसके शरीर को नोचता खसोटता और एक निरीह बालिका सिवाय रोने की कुछ नहीं कर पाती। याद बटोली का किशन महंत के इस कुकर्म में कहता है, अंधा महंत अपने पापों का प्रच्छादित कर रहा है। बाबा जी होकर भी खेले रखता है। वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी, भीतर दागा जी। क्या कहते हो, खेल रखेले नहीं, दासीन है। किसी और को सिखाना, 5 वर्ष तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात, और कोई देखे या न देखे, ऊपर परमेश्वर है। महंत जब लक्ष्मी दासी को मठ पर लाया था तो एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनी थी। वह बच्ची कहाँ 50 वर्ष का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती, उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप ठुकर ठुकर मुँह देखने लगती, ठीक गाय को की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। महंत द्वारा लक्ष्मी के यौन शोषण के प्रति गांव के लोगों के मन में गुस्सा था। विरोध का स्वर बहुत तीव्र था नहीं था, लेकिन महंत की इस घिनौनी हरकत पर लोग अब उसकी आलोचना जरूर करते थे। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे। सभी शास्त्र पुराण के पंडित मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह पर समझी जाती थी, लेकिन जब महंत दासीन को लाया, लोगों की राय बदल गई। जिस लक्ष्मी को महंत सेवादास ने लड़ाई झगड़े मुकदमे करके कानूनी तौर पर हासिल किया था, जब सेवादास के वकील ने महंत को समझा कर कहा था, तब महंत साहब वकील को विश्वास दिलाते हुए कहता है, वकील साहब लक्ष्मी बेटी की तरह रहिए, लक्ष्मी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन महंत ने अपनी राय से कुछ ज़्यादा महत्व दिया। लक्ष्मी को एक बाप की तरह सुरक्षा प्रदान करता। एक पुरुष सत्तात्मक समाज स्त्री के बारे में कितना निशंक और अत्याचारी हो सकता है, यह मिसाल दी उसने। रेणु ने मिथिलांचल की नारी की स्थिति वास्तविकता को चित्रित किया। नारी को सम्मानजनक स्थान देने के पक्ष में वहाँ का पुरुष समाज आज भी तैयार नहीं है, चाहे वह सामाजिक अधिकार हो या आर्थिक सांस्कृतिक कोई भी हो। फुलिया एक विधवा बेटी है। फुलिया के बारे में बताया गया थोड़ा सा।
उसके दूसरे विवाह की चिंता करने के स्थान पर उसके द्वारा शरीर बेचकर आधी कमाई पर उसके माता पिता अपने घर का खर्च चलाते हैं। उसके द्वारा लिए दीवाने खराची को टालते जा रहे हैं। फुलिया स्वयं भी खराची से शादी करना चाहती है, लेकिन माँ बाप आगे कुछ नहीं बोल पाते। अपनी मामी के सामने वह दिल की बात खोलती है। मामी काली क्रिया, अब ये देख लीजिए इनकी करेक्टर जो है। किसी से कहना मत खरासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं बाबा को, बात साफ साफ नहीं कहते हैं। आखिर यह बेचारा कब तक दौड़ेगा, यहाँ तो नहीं कैसी ढूंढेगा। दुनिया में कहीं तंत्रिका बेटी नहीं है क्या? फुलिया और असहायता यहाँ पर व्यक्त हुई है। फुलिया की इस स्थिति का अन्य लोग भी समझते हैं। गाँव की उसकी बूढ़ी काकी चिंता करते हुए दिखती है। वह चाहती है कि फुलिया की खराची से शादी हो जाए और उसका घर भी बस जाए। फुलिया की माँ वह कहती है कि अरे फुलिया माए, तुम लोगों को ना तो लाज है ना धर्म, कब तक बेटी की कमाई कर खाते रहोगे, लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगे। आखिर ये हद तक होती है किसी की बात। मानती हो कि जवान बेटी बुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मन तो हो कि देह का खून भी सूख जाए। असहाय स्त्री की दयनीय स्थिति व पूरी त्रासदी को बयान करता है ये वक्तव्य। ये वक्तव्य किसने कहा है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान कर लेना। फुलिया है, जो फुलिया की जो माँ तो उसकी कमाई खाती है, माँ और बाप तो उसकी। बालदेव और लक्ष्मी व कमला और डॉक्टर प्रशांत, ये भी इसके करेक्टर है, मैंने पहले बता चुकी हूँ फ्रेंड्स। जो नहीं है वो देख लेना आप। प्रेम संबंधों के दायरे में आते हैं, यहाँ तक कि कुछ कुंवारी कमला को तो बांधक बन जाती है कि। लेकिन गांव के जनजीवन में वैसे तो वहाँ नहीं आता। कालीचरण भी इसमें एक है। मास्टर जी, मंगला देवी, प्रेम संबंध है इनका। कुछ तो मिथिला के जनजीवन में कृष्ण कथा व विद्यापति आदि के प्रेम गीतों की प्रभाव से व कुछ स्वम लेखिका दृष्टि में स्त्री पुरुष संबंध, चाहे उनका कोई भी स्वरूप हो, वे उन्मुक्त यौन संबंध ही क्यों ना हो, उतने अग्रहणीय, नैतिक, अनैतिक और असुंदर प्रतीत नहीं होते जितने सामान्य उत्तर भारतीय नैतिक जीवन के लगते हैं। जहाँ पर स्त्री का दैहिक शोषण प्रेम रहित है, उन संबंधों को कुछ हद तक लेखक के घृणित संबंधों के रूप में चित्रित कर प्रेम संबंधों के प्रति अधिक उन्मुक्त व तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। लोकगीतों में देख लीजिए, लोकगीतों में इनकी जो गीत हैं काफ़ी हैं। चढ़ेली जवानी मोछ संग कड़के से, कब होइए गमना हमारे भौजिया, धिनक धिनक था तिरकट धिन्ना, धिनक धिनक था तिरकट धिन्ना। ये सब इसके जो है लोकगीत हैं, पीडीएफ पे पढ़ लेना आप। डॉक्टर बाबू कहते हैं, पूछते तहसीलदार साहब हंसते हैं, इनकी रचना के लिए क्या कोई तुलसीदास और वाल्मीकि की जरूरत है? ये तो मैं काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर गढ़ लेता है। रेणु की मिथिलांचल की लोकगीत एक है, ये भी देख लीजिए। चलो कभी बन भूलो के वो बन फूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती है। रेणु की मिथिलांचल की लोक संस्कृति के संवेदनशील चित्रण के कारण ही शायद नेमीचंद्र भारतीय देहात के मन का इतना सरस और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण हिंदी में संभवतः पहले कभी नहीं हुआ। अधूरे साक्षात्कार बिहार और उत्तर प्रदेश में होली का त्यौहार सर्वाधिक जोश खरोश से मनाया जाता है। अभी होली के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। ये गीत है, इसमें जो गीत है पढ़ लेना ये आप पीडीएफ में सारे। ओके फ्रेंड्स, मैंने कुछ कुछ मेन पॉइंट इसके बता दिए हैं आपको। जो मठ में होता था, क्या होता था, और किस कौन कौन से इसके करेक्टर हैं मेन, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। लिख के क्या बताना फ्रेंड्स, मैं आपको पीडीएफ तो दे रही हूँ, और थोड़ा सा आप खुद ही पढ़ लेना। काफ़ी सारे गीत हैं इसमें, सामाजिक राजनीतिक भी है इसमें, ये देख लेना सब परिस्थितियाँ। अब उपन्यास का जो आरंभ है 1946 ईस्वी की किसी भी समय से होता है। ओके फ्रेंड्स, अब बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लेना, काफ़ी है, इतना ज़्यादा मैं समझाऊंगी तो। और इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें जो भी चीज़ें आई हैं और ये कहानी आपको उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आई गई होगी। और मुझे अगर अब आपको नहीं समझ में आई है तो मुझे आप इसमें थोड़ी सी जो है ये क्रांति भी हुई थी इसमें, कालीचरण वगैरह जो है इन्होंने काफ़ी इसमें क्रांति की थी, ताकि जो जैसे पूरे अचल में जो है स्वतंत्र सेनानी भी था ये बालदेव, जो सारा इसमें हुआ है मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझा दिया है फ्रेंड्स। वो आप बाकी खुद पढ़ लेना, और इसकी पीडीएफ में पढ़ लेना। ऐसे अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका आप उपन्यास खरीद सकते हैं, या आप दे सकते हैं, लेके पढ़ सकते हैं।
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं। कल तक के लिए फ्रेंड्स बाय। और मैंने आपको सारे करैक्टर तो आपको बता ही दिए थे फ्रेंड्स इसके। अगर मेन करैक्टर आप चाहे तो मैं बता देती हूँ। थोड़ा कालीचरण है इसका, कालीचरण प्रशांत है, डॉक्टर प्रशांत। मेन करैक्टर तो वैसे डॉक्टर प्रशांत ही ज़्यादा। बाकी मैंने PDF दी है, आप उसमें कर लेना। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं वैसे इसमें। कल फिर मिलते हैं, कल तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आप मुझे कुछ भी नहीं बताते कि आपको कैसे लग रहा है। ओके।